हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर डीके गुप्ता, जो कि सीएमडी हैं फिलिक्स हेल्थ केयर के, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हम आपसे जो पहला सवाल पूछेंगे डॉक्टर गुप्ता, वो ये कि क्या वाकई जो ये नया वेरिएंट है, इसके इसकी क्या खास बात है, इसके क्या सिम्टम है, और किस तरीके से एक मरीज को पता चले कि वो उसको कोविड का की जांच करवानी है, उसमें कोविड के वायरस हो सकते हैं। देखिए, भले इसका नाम नया वेरिएंट हो, लेकिन इसके जो लक्षण है वो सिमिलर पुराने जैसे कोविड था उसी तरह के लक्षण है। कोई इसमें चेंज नहीं है खास। जैसे खांसी होना, गले में दर्द होना, खराश होना, नाक बहना, छींके आना, सर दर्द होना, ठंड लग के बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, बॉडी एक होना, फटीग होना, कभी कभी कुछ लोगों में नौजिया वॉमिटिंग होता है, उल्टी और दस्त भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम होगी तो जाके उसको चेस्ट में भारीपन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, छाती में दर्द, या निमोनिया अगर हो सकता है तो हो सकता है उसको सांस में तकलीफ आना शुरू हो जाए, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिसको बोलते हैं। वो सब सिम्टम्स हो सकते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि अभी तक जो JN.1 वेरिएंट है, अभी वैसे तो इसने WHO ने बोला था कि वेरिएंट इंटरेस्ट है, BOI है, मतलब इस पर नजर रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। बिकॉज अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है उसके हिसाब से देखा गया है कि अभी तक इसमें ऐसा कोई नया वो रोल नहीं है, नए नए ऐसी म्यूटेशन नहीं हुई है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस हो जाए, या बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाए, या बहुत तेजी से फैले, या बहुत सीरियस निमोनिया करे, या RDS करे, या लंग्स में कोई डिजीज पैदा करे। तो अच्छी बात यह है, जैसे पुराने वेरिएंट थे लगभग वैसा ही है, बट फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज इसका जो म्यूटेशन हुआ है ना, वो स्पाइक प्रोटीन में हुआ है। स्पाइक प्रोटीन का काम होता है जब अंदर हम लोग वायरस अंदर जाता है हमारे नाक, मुंह से, आंख से, या कहीं से भी, तो अंदर जाके वो हमारे लंग्स के अंदर कोशिकाओं में घुस के वहां पे जाकर रेप्लिकेट करता है, मतलब वहां पे अपनी प्रोजनी, मतलब बच्चे पैदा करता है, बहुत सारे लाखों मिलियंस कॉपी बनाता है। फिर वो जाके पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलती है, जिसको हम बायरीमिया बोलते हैं, मतलब वायरस ब्लड में आ जाता है, फिर वो डिफरेंट अंगों में जाके वहां पे इन्फेक्शन करता है और बीमारी करता है। तो अच्छी बात क्या, जो खराब बात क्या थी, सॉरी, कि इसमें जो इम्यून एस्केप करने की थोड़ी क्षमता लग रहा था ऐसा इनिशियल स्टेज पे, कि इम्यूनिटी को हमारे एस्केप कर सकता है, बिकॉज जो इसका जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है वो अंदर घुसने में इसकी मदद कर सकती है। तो रिसेप्टर्स हैं वहां पे, उनसे जुड़ने में और अंदर जाने में। बट अभी तक अच्छी बात, आर नॉट वैल्यू इसको बोलते हैं, कितना तेज इन्फेक्शन फैल रहा है, कितना कॉन्टेजियस है, वो अभी तक इसमें बहुत अधिक नहीं मिला है। और और सबसे अच्छी बात क्या है, भारत वर्ष की बात करें तो मैक्सिमम लोग 2-3-4 बार इन्फेक्ट हो चुके हैं। कई कोई 2 बार है, कोई 3 बार, एवरेज 2 से 3 बार सब लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। सबको प्राइमरी वैक्सीनेशन, 95% से ज्यादा लोगों को प्राइमरी वैक्सीनेशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड डोज लग चुकी है। बहुत सारे लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज अभी तक भी बीन ऑफ पूरी तरह से नहीं हुई है, बट डेफिनेटली उनका लेवल कम हो गया है, पहले से कम हो गया है। तो वो इंपॉर्टेंट बात है। बट हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है उसके लिए कोई थ्रेट हो, कोई खतरा हो, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली जो लोग जिन्होंने ऐसा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन सबको जो वैक्सीन लगी वो 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टडी करके अच्छे से देखना चाहिए, क्या हमें इन लोगों के लिए, जो फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता है, या जो ऐसे लोग हैं जिनको कोमोबिड है, जिनको COPD है, अस्थमा ये है, ये एक ब्लड एक बड़ा प्रेशर। सवाल है डॉक्टर गुप्ता, ये एक बड़ा सवाल है कि वैक्सीन को लेकर के लोगों में कई बार पहले तो वैक्सीन थोड़ी बहुत हेजिटेंसी थी, लेकिन अब कमोबेश बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जिसने वैक्सीन लगवा लिया है। तो क्या ये जो वैक्सीन लगवाने की वजह से भी जो इस वेरिएंट का है वो असर कम हो रहा है, या फिर असर कम दिखाई दे रहा है? क्या ये वैक्सीनेशन इसके पीछे एक बड़ी वजह है, या फिर जो वैक्सीन की, जैसा आप बता रहे थे कि उसका असर अब धीरे धीरे एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में कम हो रहा है, तो जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो असर है वैक्सीन का, जो लोगों ने लगवाया था, 2 डोज या 3 बार लगवाया था, उसका असर भी धीरे धीरे कम हो गया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो खत्म हो गई है, या इनेट इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीन की इम्यूनिटी नहीं है। एक्चुअली सब लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन सबको रखा है इंडिया में रफली। तो नेचुरल इन्फेक्शन की जो एंटीबॉडीज है वो लंबे से परसिस्ट करती है। और अगर उसमें हमने बूस्टर डोज लगवा दिया, प्राइमरी वैक्सीनेशन करा दिया, तो वो बूस्टर की तरह काम करता है। तो इसलिए कुछ समय, लंबे समय तक एंटीबॉडी परसिस्ट कर सकती है और आप इम्यून रह सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ लोग हाई रिस्क होते हैं, या ऐसा कोई नया वेरिएंट आ जाए। 2 तरह के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है जेनेटिक शिफ्ट, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट।
ये वाला जो म्यूटेशन है वो जेनेटिक शिफ्ट है, मतलब छोटा म्यूटेशन है, बहुत खतरनाक नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सडनली बहुत चेंज हो जाएगा, जैसे डेल्टा ने किया था कि त्राहिमाम जैसी स्थिति हो जाए, बहुत सारे लोगों को निमोनिया हो या डीएसओ मल्टीऑर्गन डिसफंक्शन हो, तो वैसा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अभी तक डाटा बता रहा है, जो इंडिया का भारत की डाटा की बात करें तो 93% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, खांसी जुकाम बुखार गले में दर्द, ये सब माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, वो घर पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। लगभग 0.1% ऐसे लोग हैं, सिर्फ 0.1% जो वेंटिलेटरी सपोर्ट में, 1.2% ऐसे लोग हैं जिनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है, और 0.6% ऐसे लोग जिनको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, जैसे लास्ट 24 घंटे में केरला में मृत्यु हुई है, और जैन बन के लगभग 63 नए आइसोलेट नया आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ मिले हैं। इसमें कर्नाटका में काफी, स्पेशली बेंगलोर में 20 मिले। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, केरला है, इन सब राज्यों में भी नए वेरिएंट मिला है। तो हम सबको ये चीज, हम जैसे कुछ दिनों के लिए कोविड चला जाता है तो हम सबको ऐसा लगता है कि जैसे कोविड खत्म हो गया, तो हमें कोविड से अभी ये नहीं करना चाहिए कि निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम लोग कोविड से बच चुके हैं, कोविड खत्म हो चुका है, या कोविड इवन कंट्रोल भी अभी नहीं हुआ है। तो डिजीज कंट्रोल की एक एक एरेडिकेशन कैसे स्टेज होती है, डिजीज कंट्रोल होता बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक एक जी। सवाल और है कि आप कह रहे हैं क्या कि ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है, आपकी जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, माइल्ड सिम्टम्स ज्यादा हैं, तो अभी जो मौसम चल रहा है इसमें वैसे भी सर्दी जुकाम सर्दियों में हो जाता है, तो कैसे एक आम आदमी समझे कि ये आम सर्दी जुकाम है, खांसी है, या फिर वो कोविड के वजह से भी हो सकता है? तो इसका कोई एक आम नागरिक की तरह से समझने के लिए कोई पैमाना है क्या कि कोविड हो, इस हालत में आपको कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए और इससे पहले आपको कोविड का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत सारे लोगों के जहन में रहता है कि मुझे कॉमन कोल्ड कब हुआ है, हल्का सा वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू होगा, या नॉर्मल कोई जो सीजनल इन्फेक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी सिंसियल वगैरह के, वो होंगे, कोविड नहीं होगा। बट ये भ्रम वाली स्थिति है, ये मिथ है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसको हम लोग अपनी भाषा में आईएलआई बोलते हैं, अगर आपको आईएलआई है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जिसमें खांसी जुकाम बुखार गले में दर्द रनिंग नोज सर दर्द बॉडी एक हेडेक है, कुछ सिम्टम्स हैं, तो अनटिल एंड अनलेस प्रूफ अदरवाइज, जब तक प्रूफ ना हो कि कोविड नहीं है तब तक हमें कोविड मान के ही चलना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। और अगर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आए तो फिर हमें दूसरे टेस्ट कराने चाहिए। अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हमें आइसोलेशन में रहना चाहिए, और टेस्ट रिपोर्ट से पहले क्वारंटाइन खुद को करना चाहिए कि जब तक रिपोर्ट ना आए, और आइसोलेशन में रहकर जो भी गाइडलाइन सरकारी वो सबको पालन करना चाहिए। बिकॉज सिम्टम्स के बेस पे आप डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जैसे आपने कहा है कि नवंबर दिसंबर में बच्चों में सब में हम सब में वेदर चेंज होता है, फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी जो वायरसेस हैं उनके केसेस बढ़ जाते हैं, नॉर्मल का कोल्ड बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जिसके बेस पे हमें कह दें कि कोविड नहीं है। बिकॉज पहले मानते थे कि इसमें लॉस चला गया, सूंघने की शक्ति चली गई, उसकी वजह से स्पेसिफिक साइन था, बट ऐसा अभी बिल्कुल कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं है कोई, और खासकर नए वेरिएंट में बिल्कुल सेम सिम्टम्स है जी। तो क्या आप ये ऐसा कहेंगे कि अगर किसी को भी न्यूमोनिया या कोई इस तरीके के जो दिक्कतें हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार सिर दर्द बदन में दर्द है, तो उसको तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए खुद को, ताकि बाकियों में उसका असर ना जाए या वो फैले ना? क्या ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है? और अगर किसी में कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको कितने दिनों तक खुद को आइसोलेट करके रखना चाहिए? ये भी लोगों में थोड़ी सी जानकारी के लिए आप बता दें। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पहले बात तो जिसको अगर कोविड जैसे सिम्टम्स होते हैं, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आईएलआई, अगर खांसी जुकाम बुखार गले में दर्द ऐसे कोई सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको तुरंत उसको हम बोलते हैं क्वारंटाइन। जो पॉजिटिव लोगों को अलग रखते हैं उनको बोलते हैं आइसोलेशन। अगर कोई सिम्टम्स है और रिपोर्ट की अभी नहीं आई पॉजिटिव, तब तक के लिए रखने के लिए हम क्वारंटाइन बोलते हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। और जैसे ही अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको आइसोलेट करना है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी आपको मास्क वगैरह रख के लोगों को थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, जब तक आप ठीक नहीं होते पूरी तरह से। दूसरा जो क्वेश्चन एक आपने पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मल जी, कि सिम्टम्स जी कितने जी। दिन तक रहते हैं और कब अपने आप को मानना चाहिए कि हमने कोविड, हम लोग दूसरे लोगों से मिल सकते हैं, आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग मानते थे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आए तब मानते थे, बट ऐसा नहीं है अभी। अगर आपके सिम्टम्स खत्म हो जा रहे हैं, मतलब खांसी जुकाम बुखार ठीक हो गया है, गला दर्द ठीक हो गया है, तो फिर आप बाहर आके मिल सकते हैं, लोगों से थोड़ा प्रिकॉशन लेके अपना नॉर्मल दिनचर्या को पालन कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो अभी जो सिम्टम्स हैं
वो कुछ लोगों में नॉर्मली 3 से 5 दिन तक रहते हैं, कुछ लोगों में जिसमें गंभीर हो सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसमें कई हफ्ते तक रह सकते हैं। तो जो लक्षण है बीमारी के वो कई दिन से लेकर कई हफ्तों तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपन कि उनके अंदर बीमारी किस तरह की है। जी। अब एक सवाल जो बहुत लोगों के जहन में होगा कि अभी पार्टी टाइम आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, बहुत भीड़ भाड़ होगी, कई लोग छुट्टियां मनाने भी जाएंगे, और आप ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहां पर अननोन लोग होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं इन्फेक्टेड है। तो एक जो इस तरीके की सोशल गैदरिंग है, पार्टीज हैं, उसमें किस तरीके के प्रिकॉशंस रखने चाहिए? क्या इस समय सरकार को भी ये सही समय है कि कुछ गाइडलाइन ऐसे सोशल गैदरिंग के लिए इशू करनी चाहिए, या एक आम व्यक्ति की तरह अगर आप कहीं जाते हैं इस तरीके से तो आपको क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यू ईयर आ रहा है, अभी क्रिसमस था, तो लोग मिलते हैं और मिलना भी चाहिए, हमारे त्योहार है, नववर्ष है। तो खास करके ध्यान रखना है कि बहुत सारी बड़ी क्लोज इन्वायरमेंट में पार्टी ना करें, मतलब ऐसे बंद कमरों में, बंद हॉल में पार्टी ना करें और भीड़ बहुत ज्यादा ना हो। अगर आपको पार्टी करनी है, ओपन में रखें जिसमें वायरस का सर्कुलेशन, अगर कोई आता भी पॉजिटिव है तो वो एटलीस्ट वायरस बहुत तेजी से नहीं फैलेगा वहां पे। तो ओपन में पार्टी करें, थोड़ा ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, जैसे कोई खांसी जुकाम बुखार है, तो अपने आप क्वारंटाइन करें। अगर पॉजिटिव है तो आइसोलेट करें, तो कृपया करके अगर ऐसे केस हैं जिनको सिम्टम्स हैं, जो पॉजिटिव है, वो पार्टी में ना जाए, उनको पार्टी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो बाकी लोग हैं वो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग से ओपन एरिया में पार्टी कर सकते हैं। अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हमें पार्टी नहीं करनी है। बट डेफिनेटली अगर हम ग्लोबली देखें पूरे वर्ल्ड वाइड, तो काफी केसेस बढ़ चुके हैं। लगभग 8,50,000 केस आ चुके हैं पिछले 1 महीने में, 28 दिन में। 52% केसेस बढ़ गए पिछले 28 दिन में। 8% डेथ इंक्रीज हो गई है पिछले, लगभग 3,000 रिपोर्ट हो चुकी है 17 दिसंबर तक, सब डब्ल्यूएचओ को डाटा है। तो हमें किसी चीज को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली। हाँ, ये है कि हमें सतर्क रहना है, डरना नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना, बिकॉज कोविड के बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं और चले गए जिन्होंने कुछ नहीं किया। और अब हम पहले से बहुत अच्छी स्थिति में, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेटर्स है, आईसीयू बेड्स है, दवाइयां हैं, सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सब लोग तैयार हैं, सशक्त हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। बट पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पब्लिक अगर अवेयर होगी, प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे, तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर प्रिवेंशन और अवेयरनेस पे फोकस करेंगे तो लोग अर्ली डायग्नोसिस होगी, मतलब सिम्टम्स होता होते डायग्नोसिस हो जाएगी टेस्ट होने के बाद, और हम अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और डेथ बहुत कम हो सकती है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे